और ऑर्गेनिक चीज़ों को ही जज़्ब करता है और मेटाबोलाइज करता है और उसी का आदी है। अब जो अननेचुरल चीज़ें हम खा रहे हैं, तो केमिकल शुदा या प्रोसेस शुदा चीज़ें आप जब खा रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो बॉडी के लिए तकलीफ़ का बायस बनती है। तो जो हमने स्टार्ट किया, हमारा जो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो गुर्दों के अमराज से हमने जो स्टार्ट लेना है, तो वो ये हमारा जो टॉपिक है जिस पे हमने पूरे 7 दिन क्लास कर लिया है, वो गुर्दों के अमराज है। अब गुर्दों के अमराज में गुर्दा जो है वो एक ऑर्गन है, ठीक है जी। ये जो इखराजी निज़ाम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसका एक जुज़ है, उसका एक ऑर्गन है गुर्दा, ठीक है जी। एक्सक्रीटरी सिस्टम, निज़ाम इखराज। जिस्म के मेटाबॉलिज्म के दौरान जिस्म में जो फासिद मादे जो बनते हैं वो जिस्म से निकलने तो जिस्म के लिए फ़ायदा बनता है, अगर वो जिस्म में ठहर जाए तो वो नुकसान का बायस बनते हैं। अब वो निकालने का जो सारा प्रोसेस है उसे हम निज़ाम इखराज कहते हैं या एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे जो है वो मुश्तमिल है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है आपके किडनी से, यानी गुर्दे, इसमें फिर आ जाती है जी पेशाब की नाली, पेशाब की नाली, इसी तरह जनाब आगे मसाना, और फिर पेशाब की नाली जो मसाने से, जो गुर्दे से मसाने तक लेके आती है, ये भी एक पेशाब की नाली है जिन्हें यूरिथ्रा कहा जाता है। और पेशाब की नाली जो मसाने से फिर आगे पेशाब के अखराज तक लेके जाती है, वो भी पेशाब की आखिर में फिर पेशाब की नाली होती है, उसे भी हम यूरिथ्रा ही कहते हैं। यानी ये हमारा जो ऑर्गन है, किडनी से एक्सक्रीटरी सिस्टम शुरू होता है, गुर्दे से पेशाब बनता है और वो फिर पेशाब की नालियों के ज़रिए मसाने में, और मसाने के बाद फिर वो हमारे जिस्म से पास आउट होता है, ठीक है जी। और ये इसमें से हमने पहले ऑर्गन को अभी लिया है सिर्फ गुर्दा, ठीक है जी। आज का हमारा जो मौजू है और हमने इसको आगे जो लेके चलना है वो सारे गुर्दे से मिलकर लेके चलना है। उसके बाद पेशाब की नाली है, फिर मसाना है, मसाने के गदूद है, फिर पेशाब से आगे वाली जो पेशाब की नाली है, ये फिर हम इसको आगे मज़ीद लेके चलेंगे। फ़िलहाल जो हमारा टॉपिक है वो है किडनीज, और लफ्ज़ ही यहाँ पे हमने एस लगाया, जिसका मतलब है कि ये जमा है, ये सिंगल नहीं होता, ठीक है जी। कोशिश हम करेंगे कोई बिल्कुल बुनियादी चीज़ें बिल्कुल स्टार्ट से लेके चलने की, ताकि आम जो ऐसा बंदा कि जो पहली दफ़ा टिप की हमारी क्लास में आया है, जिसका कोई बहुत बड़ा तिबी बैकग्राउंड नहीं है, वो भी आसानी के साथ जो है वो समझ सके। अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी निज़ाम इखराज में से सिर्फ गुर्दे को ले रहे हैं, और गुर्दे पे अब जो है हम डिस्कशन करेंगे। गुर्दे जो है वो तादाद में 2 होते हैं, ठीक है जी। इनकी तादाद कितनी होती है? ये 2 होते हैं, पेयर की शक्ल में होते हैं, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। जब हम इसकी लोकेशन की तरफ आते हैं तो मैं ये जो गड़ा पड़ता है ये इस जगह पे आते हैं, लेकिन बैक साइड पे होते हैं। अब इसको कैलकुलेट करके तो बिल्कुल इसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो 11वीं पसली बनती है। ये 11वीं पसली के बिल्कुल जो है वो नीचे होते हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों से अगर पूछो कि पसलियाँ कितनी होती हैं, नहीं बस एग्जैक्ट इसकी जो लोकेशन है वो 11वीं पसली है। लोकेशन 11वीं पसली के नीचे। पीछे से अगर रिब्स को गिना जाए ऊपर से तो टोटल 12 पसलियाँ होती हैं एक साइड पे, 12 दूसरी साइड पे, 12 पेयर्स होते हैं। और आखिरी से ऊपर जो है यानी 11वीं पसली के बिल्कुल अंदर जो है ये गुर्दे जो है लोकेट होते हैं, ये इनकी लोकेशन है, ठीक है जी।
और बैक साइड पे कभी भी गुर्दा फ्रंट वाली साइड पे कभी नहीं कहना कि जी कोई कहे कि मुझे गुर्दे में दर्द हो रहा है तो आप यहाँ से चेक करना शुरू कर दें कुछ सूजा हुआ तो नहीं है, ठीक है। तो वो मरीज़ समझ जाएगा कि ये कोई ऐसे वैसे मामला है, इनको समझ नहीं है। गुर्दे का दर्द जब भी होगा या गुर्दे में जो भी तकलीफ़ होगी वो हमेशा पीछे होगी, क्योंकि उनकी लोकेशन ही पीछे है, वो हैं ही पीछे, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ। अच्छा, दोनों के जो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे नहीं होते, जो राइट साइड वाला गुर्दा होता है वो थोड़ा सा नीचे होता है, लेफ़्ट वाले से थोड़ा सा नीचे होता है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ऐसे स्ट्रेट नहीं होते, बल्कि नीचे जो है। अच्छा दोस्तों के माइक ओपन है, कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि वो समझ नहीं आ रही, वो मेरी आवाज़ भी जा रही है, तो उनके माइक की और पीछे बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, वो काइंडली दोस्त सारे अपने माइक जो है वो बंद कर लें। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा, लोकेशन हमने समझ ली इसकी कि ये तादाद में जो है 2 होते हैं, और लोकेशन इसकी जो नीचे आखिरी 11वीं पसली है 12वीं से ऊपर सेकंड लास्ट पसली के अंदर होते हैं। जब हम इसके दाएं बाएं वाले ऑर्गन्स को देखते हैं तो लेफ़्ट जो राइट किडनी है, अब राइट किडनी के ऊपर जो है वो जिगर होता है। ये बिल्कुल हमने इसका राइट किडनी ले लेते हैं, ये हमारे पास जो है बारी बारी दोनों को यहीं पे जो है डिस्कस कर लेते हैं। ये राइट किडनी है, तो राइट किडनी से बिल्कुल ऊपर जो है वो जिगर आएगा, राइट किडनी से बिल्कुल ऊपर जो है वो जिगर आएगा, और जिगर के साथ जो है वो साथ ही जुड़ा हुआ पित्ता आएगा। इसके अलावा इसके साथ जो है ये छोटी आंत का कुछ हिस्सा आएगा, और नीचे वाली साइड पे वो बड़ी आंत का भी कुछ हिस्सा इसके साथ टच होगा। बाकी पीछे पेट का डायफ्राम वगैरह होता है। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम डायग्नोस करेंगे कि मरीज़ ने अगर हाथ रखा कि मेरे दाएं गुर्दे में दर्द हो रहा है, या इस जगह पे दर्द हो रहा है, या इस जगह पे मुझे पेन है, तो अब हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जाके डायग्नोस करते हुए देखना है कि आया ये सिर्फ गुर्दे का ही दर्द है, या ऊपर इसका लिवर का दर्द तो नहीं पीछे आ रहा, या इसको छोटी आंत का दर्द तो नहीं हो रहा, या इसको बड़ी आंत का जो आखिरी हिस्सा है उसमें तो नहीं कोई पेन होगी। ये फिर जब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जाएंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ बताना सिर्फ इसलिए ये ज़रूरी था कि ये इसके साथ, क्योंकि ये कोई अलग से पार्ट तो है नहीं, जिस्म के अंदर है और पेट में वो छोटी सी जगह पे ये गुर्दा है, और इसके साथ दाएं बाएं बहुत सारे और ऑर्गन्स हैं, तो उनमें बीमारियां जो होंगी और इसकी बीमारियां जो होंगी उसको हमने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इस ऑर्गन का मसला आ रहा है। क्यों मरीज़ ने तो हाथ रखा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मरीज़ आपके पास आएगा, आपने फिजिकल एग्जामिनेशन ही उसका करना है, उसके बाद जो है फिर आप उसका अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं या और रेलिवेंट टेस्ट करवा सकते हैं। वो हम बीमारियों के साथ पढ़ेंगे कि कौन सी बीमारी में कौन सा रेलिवेंट टेस्ट उसका होगा और उसकी क्या क्या रीडिंग्स आएंगी, तो फिर हमने डायग्नोस करना है कि इसको फलां मर्ज़ है। फिलहाल हमने इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि अभी हमने आज इसका स्ट्रक्चर देखना है तो उस हवाले से बात करते हैं। ये राइट साइड वाला गुर्दा हो गया। इसी तरह अगर हम लेते हैं लेफ़्ट साइड वाला गुर्दा, चलिए अच्छा, लेफ्ट साइड वाला गुर्दा जब आता है जी, उसमें हम देखते हैं कि इसके बिल्कुल साथ ही ऊपर की तरफ जो है वो तीली आएगी। तिली का दर्द भी जो है वो लेफ्ट गुर्दे के साथ ही ऊपर आएगा, और उसके साथ मैदे का जो है वो जो मैदे का जॉफ जो होता है या मैदे का सेंटर वाला हिस्सा जो पार्ट होता है वो भी गुर्दे के बिल्कुल पैरेलल ऊपर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इसके साथ ऊपर मैदा भी आएगा, और इसी तरह नीचे की तरफ जो है वो छोटी आंत और बड़ी आंत का हिस्सा भी इसके साथ ऐसे टच कर रहा होगा। ये इसके लेफ़्ट साइड के ऑर्गन्स हैं जो इसके साथ जो हैं रिलेट करते हैं, और फिर हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जाके इनको डिफ्रेंशिएट करना है कि ये तिली, मैदे का और छोटी आंत का या बड़ी आंत का मसला है या गुर्दे का मसला है।
ठीक है जी। तो ये ऑर्गन्स जहन में आपने रखने हैं कि ये आज़ा इसके साथ जो है वो अटैच होते हैं, ठीक है जी। बाकी मैंने वो डायग्राम्स भी आपको सेंड की थी, यकीनन दोस्तों के पास होंगे, तो वहाँ से जो है भी आप थोड़ा सा रिमाइंड ले सकते हैं। अच्छा, इसकी जो शेप है वो जस्ट लाइक बीन्स, जैसे लोबिया की शक्ल के होते हैं, और यहाँ से अंदर इसका खम होता है और बाहर से जो है ये बिल्कुल एक लोबिया की तरह जो है ना मोटा होता है। जब लोकेशन के बाद हम इसका साइज़ देखते हैं, इसकी ये जो लंबाई है, और फिर हमने इसकी ये चौड़ाई देखनी है, और फिर हमने इसकी ये मोटाई देखनी है। लंबाई 5 इंचेस, जो इसकी टोटल हाइट है, इस तरह विड्थ है, ये 5 इंच का। ये हमने हालत सेहत में जो चीज़ें होंगी ये वो डिस्कस कर रहे हैं। बीमारी आपने जहन में रखनी है कि इसकी नॉर्मल जो है वो ये इसकी साइज़ हैं, और नॉर्मल चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे कि हालत सेहत में शक्ल और साइज़, और ये कहाँ पे होता है, किस तरह होता है, ये हालत सेहत में है। मर्स में फिर जो है वो मुख्तलिफ अमराज में जो है वो चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, तो इसकी लंबाई चौड़ाई जो है फिर उस हवाले से जो है वो बदल जाती है। ये 5 इंचज़ का होगा, और इसकी जो विड्थ है वो 2.5 इंच, और ये जो इसकी सेंटर में ये जो मोटाई है ये 1.5 इंच होगी। ये अपने पास आप दोस्त नोट भी कर लें कि इसकी, क्योंकि जब अल्ट्रासाउंड आप देखते हैं तो उसमें यही चीज़ें लिखी होती हैं, डायमेंशंस जब लिखे होते हैं तो हमारे लिए ये ज़रा मुश्किल हो जाती है कि अब पता नहीं ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, ठीक है। तो वहाँ क्योंकि साथ फिर रेफरेंस वैल्यू नहीं दी होती अल्ट्रासाउंड में, तो वहाँ ज़रा मुश्किल हो जाती है। जैसे टेस्ट होता है तो टेस्ट के रिजल्ट्स के साथ ही उसके आगे जो है पैरेलल उसके रेफरेंस वैल्यू दी होती है, वहाँ से तो हम ज़रा आसानी से जो है हमें पता चल जाता है कि यह नॉर्मल से ऊपर नीचे हो रही है इसकी रीडिंग, लेकिन अल्ट्रासाउंड में कुछ रेफरेंस नहीं दिया होता तो फिर वहाँ पे मुश्किल होती है। ये आपने जहन में रखना है कि इसकी जो लंबाई है वो 5 इंच है, और इसकी चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच है, और जो इसका मोटाई है सेंटर वाला हिस्सा वो 1.5 इंच मोटा होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने ये ग्लैंड देखा, ग्लैंड के साथ ही जो गुर्दा देखा, गुर्दे के अब हम बाकी पार्ट्स देखते हैं। ये हमारे पास गुर्दे के ऊपर यहाँ पे एक ग्लैंड लगा होता है, ग्लैंड बना, जिसे सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है जी। ये मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स केमिकल खारिज करता है जो जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के अफ़आल को जो है वो कंट्रोल करते हैं। जैसे अमूमन आपने सुना होगा कि गुर्दे जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। ये जो ग्लैंड है ये इसकी सिक्रीशंस जो हैं, जो इसके हार्मोन्स हैं वो कंट्रोल करते हैं जिस्म में बहुत सारी चीज़ों को। अभी हम जब इसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि गुर्दे के फंक्शंस क्या हैं, उसमें एक गुर्दे का फंक्शन रेगुलेटरी फंक्शन होता है। एक तो गुर्दे का भी हमने सबने पढ़ लिया कि जी गुर्दा क्या करता है, इखराज करता है, लेकिन गुर्दा इखराज के साथ साथ और भी बहुत सारे काम करता है। उसमें एक इसका फंक्शन रेगुलेटरी भी है जो कि जिस्म में तवाज़न को कायम रखता है मुख्तलिफ़ चीज़ों को। उसमें ब्लड प्रेशर है, मुख्तलिफ़ साल्ट्स हैं जिनको इसने मेंटेन रखना होता है, पानी है, पानी का लेवल जो है वो मेंटेन रखना। तो वो चीज़ें जो है वो जो ये ग्लैंड है, ये जो गुर्दा लगा हुआ है ऊपर, सुप्रारीनल ग्लैंड या रीनल ग्लैंड भी कहते हैं, ये मुख्तलिफ हार्मोन्स खारिज करता है जो मुख्तलिफ किस्म के जिस्म में रेगुलेटरी जो निज़ाम है उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है जी। ये गुर्दा हो गया और ये गुर्दे के ऊपर ग्लैंड हो गया। अब गुर्दे से दो नालियाँ ये आपने देखी, एक नाली दाखिल हो रही है, एक नाली निकल रही है, ठीक है। ये दो नालियाँ आप देखते हैं गुर्दे से, जो डायग्राम भी है उसमें भी एक रेड कलर की है, दोस्तों के पास डायग्राम मौजूद है, वहाँ भी देख सकते हैं कि एक रेड कलर की है और एक
ब्लू कलर की। अब जो रेड कलर की होती है उसमें जो फ्रेश खून होता है गुर्दे से फिल्टर होने के बाद जो निकल के दोबारा हार्ट की तरफ जा रहा होता है, वो रेड कलर वाली जो है, रेड कलर वाली जो नालियाँ हैं उनमें वापस जा रहा होता है। ठीक है जी। इसे वेना, इसे और दूसरी जो ब्लू है, दूसरी जो है वो ब्लू वेन्स। अब ये जो दो किस्म की नालियाँ हैं, एक में खून जो है वो गंदा खून गुर्दे में दाखिल हो रहा होता है, फिल्टर होके उसमें से पेशाब वगैरह, नमकियात और जो भी उसके फासिद मादे हैं जैसे यूरिया है, क्रेटिनाइन वगैरह है, वो सारे जब निकल जाते हैं तो उसके बाद जो चलनी होके साफ़ होके वापस जो जाता है वो रेड वाली नालियों में वापस बॉडी में चला जाता है। ठीक है जी। ये दो नालियाँ होगी जिन्हें वेना कैवा कहते हैं, एक इंफीरियर, एक सुपीरियर। ये नाम है कुछ दोस्त लिख चुके हैं जी। अच्छा, ये ऑर्गन्स आगे अब यहाँ से जब निकलता है तो इसी के साथ यहाँ से इसी एरिए से, जिसको हम विलियम कहते हैं, पेशाब की नाली भी निकल के ऐसे नीचे आ रही है। दोनों गुर्दों से एक एक नाली भी ऐसे निकल के नीचे आ रही होती है। ब्लड के प्योरीफाई होने के बाद जितने भी वो फासिद मादे बचे थे वो इस पेशाब की नाली से यहाँ से निकल के तो ये नीचे आ जाते हैं मसाने की तरफ, और वो फिर यहाँ ब्लैडर में आते हैं। ठीक हो गया जी। ये एक नाली यहाँ से निकल के आ रही है, पेशाब की नाली, ये नीचे, जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। वहाँ से फिल्टर होके तो पेशाब नीचे आ जाता है। ये मोटी मोटी सी इसकी हमने एक अनाटमी देख ली। अच्छा, अब जो इसमें फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है उसमें मुख्तलिफ जो है वो इसके हिस्से हैं। जैसे ये बैरूनी हिस्सों को हम, जो इसका बाहर वाला हिस्सा है इसको कॉर्टेक्स कहते हैं, जो अंदर वाला हिस्सा है इसको मेडुला कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें पायरामिड्स होती हैं ऐसी छोटी छोटी। इन पायरामिड्स में जो है वो नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स को अभी हम स्टडी करेंगे। नेफ्रॉन्स होते हैं जिन्हें हम छानियाँ कहते हैं। नेफ्रॉन्स जो है वो छानी के तौर पे काम करता है, और जो ये फिल्ट्रेशन का अमल होता है ये सारा नेफ्रॉन में होता है। ये अभी मैं डिलीट करके नेफ्रॉन बनाता हूँ और उसको जो है हम फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो फिल्ट्रेशन का अमल होता है ये नेफ्रॉन में होता है। नेफ्रॉन को जो है वो फेलियाती इकाई भी कहते हैं, फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं गुर्दे का। ठीक है जी। वो सारा जो पेशाब बनने का अमल है वो इसी में नेफ्रॉन में होता है। ये जो ये पैरामिड्स जो है इनके अंदर छानियाँ होती हैं। नेफ्रॉन्स जो है वो एक गुर्दे में तकरीबन 10 लाख 1 मिलियन के करीब होते हैं। 2 गुर्दों में 20 लाख की तादाद में होते हैं। तो ये जो नेफ्रॉन्स हैं इन्हीं में सारा ये जो है फिल्ट्रेशन का अमल होता है। ब्लड बार बार जो है वो वहाँ पे फिल्टर होता है, और उससे जितने भी मुज़र सेहत जो अज्जा हैं या वो चीज़ें जो बॉडी के लिए हार्मफुल है उसे गुर्दा जो है वो एक्सक्रीट करता है, अलग कर लेता है छान के, और वो फिर पेशाब के ज़रिए निकल जाती है। नेफ्रॉन की तरफ चलते हैं और उसके बाद फिर हम इसके थोड़ी सी फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे कि ये गुर्दा जो है उसके फंक्शंस के हवाले से। आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देखेंगे और कल से हम बाकी इनको आगे फिर इंशाल्लाह वो फर्दर डिजीज़ की तरफ जाएंगे। थोड़ा
उसमें भी आँच लेता है। काले यूज़ किया तो बेहतर। अच्छा, नेफ्रॉन में जी सबसे पहले जो है वो एक प्याला नुमा उसका सर होता है, जिसे बोमेंस कैप्सूल